देश दुनिया में फैली अनिश्चितताओं पर नजर डालते हैं तो आतंकवाद एक ऐसी सच्चाई बनकर खड़ा है जो हर दिन नए सवाल खड़े करता है। चाहे कश्मीर की वादियों में छुपकर वार करते आतंकी हों या फिर वैश्विक मंच पर पैर पसारते चरमपंथी संगठन, ये सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे बल्कि हमारी शांति और सुरक्षा को भी चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। भारत आतंक का फन कुचलना जानता है, बखूबी जानता है। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे लेटेस्ट प्रमाण है। लापरवाही ही हादसे को जन्म देते हैं, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है कि कई बार हादसे होते हैं और हम इसे रूटीन मानकर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे पिछले 24 घंटे की 2 घटनाओं को ही आप ले लीजिए। रविवार को हरिद्वार में मनसा देवी जाने के दौरान हादसा हुआ, भगदड़ मची, श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी थी, कई लोग जख्मी हो गए थे। दूसरी तरफ बाराबंकी के ओसानेश्वर मंदिर में भी भगदड़ मची, यहां भी 2 लोगों की जान चली गई। मनसा देवी में करंट फैलने की अफवाह फैली तो दूसरी तरफ करंट की वजह से हंगामा हुआ। सवाल यह है कि हम ऐसे हादसों के लिए कब तक प्रिपेयर होंगे? हम बार बार हादसे होने का इंतजार क्यों करते हैं? इनसे सीखते क्यों नहीं? हंगामा, भगदड़, चीख पुकार, अफरा तफरी, एक दूसरे पर चढ़कर निकलने की जल्दी, भीड़ को देखकर पैनिक होने वाली आदत। आस्था की भीड़ के आगे अफवाह एक बार फिर हावी होगी। तस्वीरें चंद घंटे पुरानी हैं, लेकिन बताने को काफी है कि हरिद्वार के मनसा देवी में अफवाह ने किस तरह कई जिंदगियों को ले लिया। मगर जो होना था हो गया। सवाल है 24 घंटे गुजरने के बाद क्या सीखा, हादसे से क्या सबक लिया गया? ऊपर जाना सख्त मना है। ये वो टीला है जहां पर लोग बैनर लगे होने जाने के बावजूद यहां पर जा रहे हैं। फोटो प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऊपर जाना मना है, कूड़ा फैलाना मना है, लेकिन ये देखिए लोग जोखिम लेकर ऊपर जा रहे हैं। पूरा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। अगर ऐसे में किसी का पैर फिसलता है, कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी आए हैं जो लोगों को यहाँ से नीचे उतार रहे हैं। सब कुछ ठीक है, माता के दर्शन करने आए हैं, करिए। रील बनानी है, फोटो खींचनी है, वो भी बनाइए, आजकल जरूरी है। लेकिन इस बात का ख्याल भी रखिए कि जहां जा रहे हैं वहां अफवाहों का सिर उठने ना दें। रविवार को ऐसी ही अफवाह फैली थी। जब ये फैल गया कि ऊपर करंट दौड़ गया, वापस भागो, बस यहीं से पैनिक वाला बटन ऑन हो गया। लोग दबते चले गए। मगर आज क्या हालात थे? पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर लोगों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, और कोशिश ये है कि कोई बाधा किसी भी किस्म की ना यहाँ पर इकट्ठी हो पाए। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। हादसे से सबक लेते हुए मंदिर परिसर में भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पुरुष पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। वहां पर आप महिला पुलिसकर्मी को भी देख सकते हैं जो लगातार भीड़ को यहाँ पर नियंत्रित कर रहे हैं। अच्छा है कि सिस्टम अलर्ट मोड पर है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर यही काम हादसे से पहले हो जाए तो फिर बात ही क्या। जो बदलाव किया गया है, जो कदम उठाए गए हैं, उनमें एक कदम यह भी उठाया गया है कि सीढ़ियों वाले रास्ते को, आज इस सीढ़ियों वाले रास्ते को आप देख सकते हैं पूरा रास्ता खाली है। केवल लोग यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जाते हुए तो वहां से आते हुए लोग आपको नजर नहीं आएंगे। तो यानी कि यहाँ से निकासी की तो व्यवस्था की गई है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का आगमन है उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि कल जब हम बात कर रहे थे अधिकारियों के साथ तो उन्होंने हमें एक जानकारी ये दी थी कि जो विचार चल रहा है उसमें यह है कि सीढ़ियों वाले रास्ते को जरूरत के हिसाब से, यानी कि भीड़ को देखते हुए बंद भी किया जा सकता है। आज सुबह सीढ़ियों से आने की व्यवस्था थी, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हमें जानकारी मिली कि सीढ़ियों वाले रास्ते को फिलहाल बंद किया गया है और उसकी वजह से जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं उनको इस रूट पर डाइवर्ट किया गया है। ये रास्ता जो है दूसरा रास्ता है, यहाँ पर एक सीमा तक गाड़ियां आ सकती हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं को पैदल ही मनसा देवी मंदिर तक जाना पड़ता है, अपनी यात्रा को पूरा करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि लोग आ भी रहे हैं, श्रद्धालु आ भी रहे हैं और श्रद्धालु पीछे से यहाँ से निकल भी रहे हैं। हालांकि सीढ़ियों वाले रास्ते से निकासी की व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग इस रास्ते से भी वापस जा रहे हैं। तो एक ये एहतियाती कदम, एक ये व्यवस्था आज के लिए यहाँ पर ये की है, क्योंकि सावन का सोमवार था। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज भी श्रद्धालु काफी संख्या में आ सकते हैं। लेकिन अगर कल के मुकाबले की हम बात करें तो कल के मुकाबले आज श्रद्धालुओं की संख्या कम है और व्यवस्थाएं थोड़ी और बेहतर हुई हैं। हादसे पूछकर नहीं आते, लेकिन हादसे सबक जरूर सिखाते हैं। लेकिन सवाल है कि हम हादसों से कब सीखेंगे? कब तक भीड़ के बोझ में क्राउड मैनेजमेंट का दम घुटता रहेगा? मौत की भगदड़ क्यों चिंता की विषय है? इसका डेटा भी कचहरी में पेश करना जरूरी है। 16 फरवरी 2025 में एक हादसा हुआ, आपको याद होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ पहुंची थी, भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हो गई थी।
मरने वालों में 14 महिलाएं शामिल थीं और 25 लोग घायल हो गए थे। यूपी के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मच गई। 30 लोगों की मौत हो गई, 60 घायल हो गए। तिरुपति बालाजी मंदिर 8 जनवरी 2025 को मुफ्त दर्शन पास के लिए इकट्ठा हुई भीड़ जमा हुई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई, 35 घायल हो गए। गोवा 3 मई 2025 श्री लहराई देवी मंदिर में भगदड़, 6 लोगों की वहां मौत हो जाती है, करीब 100 लोग घायल हो जाते हैं। जबकि बेंगलुरु 4 जून 2025 आईपीएल, याद है ना, आईपीएल का जश्न मातम में तब्दील हो गया था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास भीड़ बेकाबू हो गई, 11 लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई 2024 को नारायण साकार हरि के सत्संग में भारी भगदड़ मची, 121 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल थे। चरणों की धूल के नाम पर यह हुआ था। भारत भीड़ प्रधान देश है। दुकान से लेकर अस्पताल और मंदिर से लेकर टूरिस्ट स्पॉट, हर जगह भारी भीड़ लगती है। लेकिन देश में भीड़ को कंट्रोल के लिए नियम क्या है? क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एनडीएमए की गाइडलाइंस बताती हैं किसी भी आयोजन के दौरान भीड़ से निपटने की योजना होनी चाहिए, जोखिम का आकलन होना चाहिए, जोखिम से निपटने की तैयारियां होनी चाहिए, आयोजन स्थल का डिजाइन, एंट्री और एग्जिट गेट्स की संख्या का आकलन होना चाहिए, सही आकलन, बैरिकेड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, इमरजेंसी सेवाओं की तैयारी होनी चाहिए। भीड़ बेकाबू होती है तो सिक्योरिटी टीम मौजूद होनी चाहिए ताकि हादसा को टाला जा सके। भीड़ कितनी बढ़ रही है इस पर सिस्टम की नजर होनी चाहिए। इमरजेंसी सेवाएं जैसे डॉक्टर्स और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद होनी चाहिए। कायदा कानून सही से फॉलो होगा तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएगा तो यकीनन हादसे टाले जा सकते हैं। भारत सेहतमंद रहे, आम लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिले, गरीब तबके को इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े। आम लोगों के लिए सरकार ने आयुष्मान जैसे बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, लेकिन सरकार के मिशन को सिस्टम पलीता लगा रहा है। आपको कोविड का वो दौर याद होगा जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए अस्पतालों में मारामारी मची थी। आपदा से सरकार ने सबक लिया, सुनिश्चित किया कि भविष्य में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो और कोई मरीज बिना ऑक्सीजन के दम ना तोड़े। लेकिन पंजाब के जालंधर में हेल्थ सिस्टम बीमार हुआ तो सिविल अस्पताल में 35 मिनट के भीतर 3 मरीजों की मौत हो गई। आरोप लगे कि सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई अचानक बंद हो गई, जिसे रिकवर कर रहे मरीज मौत के मुंह में समा गए। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद क्यों हुई? किसकी लापरवाही है? अब 9 सदस्यों की टीम इसकी जांच करेगी। सोचिए, एक अस्पताल जहां मरीज जान बचाने आते हैं, वहीं उन्हें ऑक्सीजन ना मिलने से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ये सिर्फ 3 मौतें नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। सवाल है, क्या हमने कोविड जैसी आपदा से कुछ सीखा नहीं? क्या अस्पताल के पास पर्याप्त ऑक्सीजन का बैकअप नहीं था? क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए? इन सवालों के जवाब आने वाले हैं, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ परिवारों का दर्द बढ़ता जा रहा है। आखिर 35 मिनट में अस्पताल में हुआ क्या? कैसे ऑक्सीजन और 3 जिंदगियां खत्म हो गई? ग्राउंड जीरो से आई रिपोर्ट को कचहरी में पेश करना जरूरी है। जिन अस्पतालों में लोग अपनों की जान बचाने जाते हैं, जिन अस्पतालों से उम्मीद होती है कि वो आपके मरीज को अपनों को ठीक कर देंगे, डॉक्टर दवा देंगे, अच्छा रखरखाव होगा, वहां से आई ये तस्वीरें अस्पताल मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों पर सवाल उठाती हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक दूसरों की गलतियों का खामियाजा एक आम इंसान, आम मरीज को भुगतना होगा? आखिर कब तक इसी तरह बेमौत मरते रहेंगे मरीज? जालंधर अस्पताल की बात इसलिए हो रही है, ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सनद रहे कि जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर सिस्टम कैसे काम करता है। जानकारी के मुताबिक 3 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। रिपोर्ट से अचानक ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि अचानक ऑक्सीजन वाली सप्लाई लाइन में कोई तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। इसी के चलते जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उनकी सांसें धीरे धीरे बंद होती चली गई। अस्पताल के अधिकारी मान रहे हैं कि ऑक्सीजन में कमी थी, लेकिन मरीजों की मौत इसके चलते हुई, इसे लेकर उनका बयान अलग है। हालांकि मृतकों के परिजनों का तो कुछ और कहना है। उनके मुताबिक मरीज रिकवर कर रहे थे, 2 दिन से सेहत में सुधार हो रहा था, लेकिन शाम होते होते अचानक ऑक्सीजन वाली मशीन बंद हो गई, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगी और फिर मरीज ने दम तोड़ दिया।
बहरहाल जब तक मामले पर सुनवाई होती, एक्शन होता, इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी नेता सिविल अस्पताल पहुंचे, प्रशासन की लापरवाही को लेकर पंजाब सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। अब सच क्या है, इसे लेकर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा, मामले की जांच करने के लिए चंडीगढ़ से हेल्थ डायरेक्टर और उनकी टीम रिपोर्ट पेश करेगी, उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। काफी सारे बंदे इन्वॉल्वड है कि किहड़े लेवल ते किसे लेवल ते कोई कमी पेशी रही है। ए मेरे को रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है। जांच हो, दोषियों पर एक्शन हो, सरकार की तैयारी इस तरफ है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब मरीज वेंटिलेटर पर थे तो फिर ऑक्सीजन वाली सप्लाई लाइन की रूटीन चेकिंग क्यों नहीं हुई? अगर की गई तो फिर सप्लाई में रुकावट कैसे आ गई? अगर सीरियस थे तो वेंटिलेटर पे डाले हुए थे ना। अगर पेशेंट सीरियस नहीं था, उसकी डेथ हो जाए, कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी, हमने कुछ नहीं दिया, इसमें बात करते हैं। इसी पॉइंट को रूल आउट करने के लिए सबके करने क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ, कहाँ फॉल्ट हुई, कहाँ गलती हुई, उसके लिए नॉर्म एवरी कमेटी बना दी गई। तो जो सही कारण है वो तो कमेटी की रिपोर्ट्स जब एक्सपर्ट बताएंगे उसी से पता लगेगा। मैं यहाँ पे आया था ताकि इस तरह की कोई घटना अगर किसी खामी के कारण हुई है तो दोबारा ना हो। कमेटी बनेगी, जांच होगी, दोषी पाया जाएगा, उस पर एक्शन भी होगा, पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। सब लोग यही तो कहते हैं, यहाँ भी यही कहा जा रहा है। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो अपनों को यहाँ लेकर आए थे। उन्हें कौन बताएगा कि आखिर उनका कसूर क्या था? क्या उनका कसूर ये था कि उन्होंने सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया? क्या कसूर ये था कि वो अपने मरीजों को यहाँ लेकर आए? आगे जो भी हो, जांच हो या दोष साबित हो, इससे वो लोग तो लौट कर नहीं आएंगे जो बीमारी का इलाज कराने आए थे और हमेशा के लिए अपनों से दूर चले गए। और चलिए